इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा विश्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, नितिन नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह हुआ। अमित शाह और जेपी नड्डा जो है इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह सारा कार्यक्रम हुआ। संगठन मजबूत करने के लिए संकल्प लिया गया। तो दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में अपना पदभार संभाल लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नितिन नवीन ने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये पूरा समारोह हुआ। इस दौरान जेपी नड्डा और अमित शाह जो है वो मौजूद रहे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया गया। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। बीजेपी से बिहार से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भाजपा ने बिहार में भी अपनी कमान बदल दी है। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरभंगा शहरी सीट से विधायक रह चुके हैं। दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, सरावगी जो है वो दरभंगा सीट से विधायक रह चुके हैं। जय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक है। सरावगी छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। तो बीजेपी की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली थी। तो आपको बता दें, बीजेपी ने बिहार में भी अध्यक्ष पद में बदलाव किए हैं। दिलीप जायसवाल की जगह सरावगी को जिम्मेदारी दी गई है। 1995 में सरावगी ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। शुरू से ही वो छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। तो अब सरावगी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय सरावगी। तो आपको बता दें, दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज ही आपको बता दें, नितिन नवीन ने भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली में बिहार में भी अध्यक्ष पद में बदलाव किए हैं। दिलीप जायसवाल की जगह सरावगी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरभंगा शहरी सीट से विधायक रह चुके हैं सरावगी। बीजेपी ने बिहार में भी अपनी कमान जो है वो बदल दी है। संजय सरावगी जो है वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो संजय सरावगी जो है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। छात्र संघ शुरू से ही वो छात्र नेता रहे थे और दरभंगा शहरी सीट से उन्होंने विधायक भी जीती है। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली थी। तो आपको बता दें, बीजेपी ने बिहार में भी अपनी कमान बदली है। दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को अब बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने बिहार में भी अपनी कमान बदल दी है। आपको बता दें, सरावगी जो है वो दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं। दिलीप जायसवाल जो है इससे पहले अध्यक्ष थे। अब उनकी जगह सरावगी को अध्यक्ष बनाया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि निराश, हताश, थके हुए और हारे हुए लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और क्या कुछ कहा अनिल विज ने, चलिए आपको सुनाते हैं। लोग देखिए, कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। युग युग ये हमारा प्रधानमंत्री, जिसने आज हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, सूरत हाल बदल दी। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज सारे विश्व में इन प्रधानमंत्री जी की वजह से
हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। सारे विश्व के नेताओं के साथ, देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। इनके प्रधानमंत्री तो मीटिंगों में जाके सो जाया करते थे, कभी बोले भी नहीं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की संगठनात्मक यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले पार्टी ने उन्हें पहला अवसर दिया और कार्यकर्ताओं के साथ सीखते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचा है, जिससे बीजेपी का लगातार विस्तार हुआ। उन्होंने बीजेपी को गरीबों की पार्टी बताते हुए कहा कि अंत्योदय की भावना हमेशा रही है। उन्होंने युवाओं से और उन्होंने मेहनत और अपने काम पर भरोसा रखने का संदेश दिया। नितिन नवीन बोले, बीजेपी जो है वो गरीबों की पार्टी रही है और मोदी नेतृत्व में गांव-गांव में विकास पहुंचा है। पार्टी को हमेशा आगे मां के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। पार्टी तो कई चीज़ें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊँगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक-एक गांव में, एक-एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पर पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा कि बीजेपी की नाम बदलने की संस्कृति बहुत पुरानी है। डबल इंजन में उत्तर प्रदेश के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। ये डबल इंजन की सरकार दूसरों के काम अपने काम बना रही है। इनके पास नया कुछ नहीं है करने को। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, चले सुनाते हैं। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी जीपीआई के आधार पर राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की है। बैठक में विभागीय कार्यकुशलता, योजनाओं के क्रियान्वयन, समयबद्ध सेवाओं और जनहित से जुड़े लक्ष्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीपीआई मानकों के अनुरूप पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और नागरिक सेवाओं की प्रभावशीलता का बढ़ाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। राजधानी लखनऊ इस वक्त जहरीली हवा की चादर में घिरी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार को इसकी परवाह है? बढ़ती ठंड और घने कोहरे के बीच राजधानी की हवा अब रेड जोन में पहुंच चुकी है। तालकटोरा इलाके में एक्यूआई जो है वो 318 दर्ज किया गया है, जो सीधे सीधे सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के दावों पर सवाल खड़े करता है। सरकार हर साल स्वच्छ हवा, स्मार्ट सिटी और पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लखनऊ के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए ये हालात जानलेवा बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब हालात इतने गंभीर हैं, तो सरकार की ओर से कोई ठोस और आपात कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? तालकटोरा ही नहीं, बल्कि लालबाग और अलीगंज जैसे इलाकों की हवा भी खराब श्रेणी में है। ये साफ दर्शाता है कि समस्या किसी एक इलाके तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी राजधानी सरकार की लापरवाही का शिकार हो चुकी है। निर्माण कार्यों पर रोक, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती और औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई जैसे कदम न सिर्फ कागजों में नजर आ रहे हैं, बल्कि जमीनी हकीकत भी यही दिखाई दे रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मीरपुर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, महिला की बॉडी खेतों के पास मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। राहगीरों ने खेत के पास शव पड़ा देख तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मृतक महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। आपको बता दें, ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बरदाहा गांव के पास का बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बरदा गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला की पहचान उसके परिवारजन द्वारा कर ली गई है। शव को पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मृत्यु का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता पड़ पाएगा। घटना परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद में जीआरपी थाने के बाहर अधिवक्ताओं की पिटाई का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, बाइक को स्टंट पर लाने के विवाद में रेलवे कर्मचारियों ने जीआरपी थाने में ले जाकर पुलिस और अधिवक्ता पर मारपीट का आरोप लगाया। रेलवे के आकर्षक कर्मचारी गरीबी थाने के बाहर धरने पर बैठे, जहां अधिवक्ता और रेलवे कर्मचारियों के विवाद की जानकारी मिलते ही कई अधिवक्ता रेलवे जंक्शन पर पहुंच गए। रेलवे के कर्मचारियों की पिटाई से नाराज आकर्षक कर्मचारियों ने अधिवक्ताओं को जीआरपी थाने के बाहर पीटा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रेलवे कर्मचारियों ने जीआरपी, पुलिस और अधिवक्ता पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, अधिवक्ताओं से मारपीट का ये पूरा मामला जो है सामने आया है। कर्मचारी गरीब थाने पर जाकर ये पिटाई की गई है। अधिवक्ताओं की पिटाई का ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। मुरादाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिससे नाराज कर्मचारी जो है वो धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, अधिवक्ताओं की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जो बाकी अधिवक्ता है वो धरने पर बैठ गए। मुरादाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमेठी से है, जहां निर्माणाधीन शमशान घाट के केयर टेकर की हत्या से इलाके में तनाव फैल गया है। आपको बता दें, घटना से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने गौरीगंज जगदीशपुर मुख्यालय मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई। आपको बता दें, सूचना मिलते ही तहसीलदार समेत कई थानों की पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंच गई है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। परिजन और ग्रामीण लगातार डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मृतक के परिजन हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो आपको बता दें, केयरटेकर की हत्या से इलाके में तनाव फैल गया है। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस जो है उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मिर्जापुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुमेन वर्मा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, CEIR पोर्टल और मोबाइल मिसिंग प्रार्थना पत्रों के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 293 खोए स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत जो है वो करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश जो है वो मौके पर पहुंचे और सर्विलांस टीम ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए ये कार्रवाई की है। तो बरामद मोबाइल पुलिस लाइन स्थित मां विंध्यवासिनी सभागार में उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए हैं। मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस को थैंक यू भी बोला। हमारे सर्वेलेंस टीम इसमें निरंतर मेहनत कर रही थी। बाकी सारे थाना भी इसमें कोऑपरेट किए। सीनियर ऑफिसर मॉनिटर कर रहे थे। राजीव सिंह हमारे सर्वेलेंस प्रभारी है, उनकी एक विशेष इसमें टीम वर्क रही। इनकी ये सफलता रही है कि आज 293 मोबाइल हम रिकवर किए हैं, जिनकी ओनर्स के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया है। और आज ये 293 मोबाइल, जिसकी करीब 40 लाख के आसपास मार्केट की कीमत होगी, वो आज इन्हीं यूजर्स के पास वापस किया जा रहा है। इसीलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है और लोगों को बुलाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि नए साल के पहले ये भी उनके लिए एक अच्छा जो है वो इवेंट रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उन्नाव से है, जहां सुधीर हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें, कभी जिगरी दोस्त रहे दो युवकों के बीच प्रेम प्रसंग ने खूनी मोड़ ले लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या में झोला छाप डॉक्टर संदीप और उसके साथी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुधीर का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध था। इस दौरान सुधीर के करीबी मित्र संदीप की भी उसी युवती से नजदीकियां बढ़ गई। प्रेम त्रिकोण को लेकर दोनों के बीच करीब 6 महीने पहले विवाद भी हुआ था। बताया जा रहा है कि संदीप गंगा बैराज के पास रहता था और बलियाखेड़ा में झोला छाप दवाखाना चलाता था। इसी रंजिश के चलते सुधीर की हत्या की साजिश रची गई। घटना के बाद से ही रंजीत पर शक गहराता जा रहा था। पूछताछ में कई अहम कड़ियां जुड़ी। हत्या के बाद रंजीत जयपुर भागने की फिराक में कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन सुधीर की बाइक बरामद होने की सूचना मिलते ही वापस लौट आया। इसके बाद वो सुधीर को ढूंढने का ढोंग करता रहा। शराब, कॉल और कत्ल की रात पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया कि हत्या की रात सुधीर, संदीप और रंजीत अचलगंज शराब पीने गए थे, जिसके कुछ देर बाद तीनों चले आए। फिर सुधीर ने संदीप को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद रंजीत के मोबाइल से कॉल की गई, जिसे संदीप ने उठाया। कॉल डिटेल और बयानों के मिलान से हत्या की साजिश की पुष्टि हुई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। आपको बता दें, जिससे जनता को सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों की तरह सुविधा मिल सके, उसके लिए सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना रही है, जिससे जनता को फ्री में इलाज और दवा मिल सके। वहीं जिले में स्वास्थ्य को लेकर मरीज जो है वो परेशान दिख रहे हैं। जिम्मेदारों की बात करें तो वो अपनी जेब भरने के लिए बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, जबकि सरकार अस्पतालों में सारी दवाइयां
उपलब्ध करा रही है। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि पहले भी इस अस्पताल की शिकायत मिली थी और जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला जो है वो सिद्धार्थनगर का है, जहां एक तरफ सरकार जो है अस्पतालों के लिए दवाइयां सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा रही है, वहीं कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां दवाइयों के बाहरी पर्चे लिखे जा रहे हैं, बाहरी दवाइयां प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिससे मरीज जो है वो काफ़ी परेशान है। तो सरकार में भी प्राइवेट अस्पतालों की तरह सुविधाएं दी जाए, ये सरकार की मंशा थी, लेकिन कई जगह पे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दवाइयां बाहर से लेनी पड़ रही हैं, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल दिक्कतें भी उन्हें सहन करनी पड़ रही है। तो ये पूरा मामला सिद्धार्थनगर का है, जहां सरकार की इतनी मेहनत के बावजूद भी डॉक्टर्स जो हैं वो बाहरी दवाइयाँ लिख रहे हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने के बावजूद भी उन्हें बाहर से दवा लेनी पड़ रही है। जी, कुछ दिन पूर्व भी मेरे द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया था और वहाँ पे सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को भी सख्त हिदायत दिया गया था कि बाहर की दवाइयाँ ना लिखा जाए और मानक के अनुसार काम हो वहाँ पे। ये जो प्रकरण आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, इसको हम लोग एक बार फिर से पुनः जांच कराएंगे। अगर कोई डॉक्टर दोषी आते हैं तो उनको नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।